आज की वीडियो में हम अमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 4 से 5 पॉइंट के ऊपर हमारे को अमाइन की तबे खुसूसियात को बयान करना है। जैसे पहला पॉइंट हमारे को दिया गया है कि जो लोअर एलिफेटिक अमाइन होते हैं वो कलरलेस गैस और इनमें फिशेरी ऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, यानी यह है कहने का मतलब कि ऐसे अमाइन जिनमें कार्बन की तादाद कम होती है, जिसको हम अदना अमाइन भी कहते हैं, तो वो कलरलेस गैस होते हैं और फिशेरी ऑर्डर उनमें पाया जाता है। इसी में एक पॉइंट ये हम ऐड कर सकते हैं कि जो दरमियानी अमाइन है, ठीक है, यानी मीडियम अमाइन, आसानी के लिए बोल रहे हैं बस हम, वो होते हैं आमतौर पे कलरलेस लिक्विड। ठीक है, और जो हायर अमाइन होते हैं वो आमतौर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये तो कहा गया है कि जो एरिल अमाइन है, जैसे एनिलीन कह लो या मिथिल एनिलीन कह लो आप, ठीक है, तो जो एरिल अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आसान से एकदम आपके समझ में आ ही जाएंगे। ओके, तीसरा पॉइंट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंदिश का, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम ये जानते हैं कि ऐसे मुरक्कबात जिनमें जो अनासिर पाए जाते हैं मुरक्कबात में, उनमें अगर बरकी मनफी खासियत का फर्क पाया जाता है तो वो पोलैरिटी जाहिर करते हैं और पोलैरिटी के नतीजे में, कुतबियत के नतीजे में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार करने की खुसूसियात जाहिर करते हैं। जैसा हमने अल्कोहल में पढ़ा था कि अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, इसकी 2.1 है। तो हमने अल्कोहल में पढ़ा कि ये बहुत ज्यादा पोलर रहेगा और जितना ज्यादा कंपाउंड पोलर रहेगा वो उतनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार कर सकता है। अब यहाँ पर जो हमारा अमाइन है, अमाइन में नाइट्रोजन पाया जाता है जिसकी बरकी मनफी खासियत 3.0 है और हाइड्रोजन की बरकी मनफी खासियत है 2.1, यानी फिर वही बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो अगर आप बल्क में अमाइन को लेते हैं, जैसे R बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड H, ठीक है, और दूसरा अमाइन लिया मैंने इस तरह से, ठीक है, तीसरा अमाइन लिया मैंने इस तरह से, ऐसे बल्क में अगर आप लेंगे तो आप ये देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में पोलैरिटी पाई जाती है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो इन खुसूसियात की बिना पे आप ये कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन और दूसरे अमाइन का हाइड्रोजन, ठीक है, इसका नाइट्रोजन, इसका हाइड्रोजन, या दूसरा जो हमारा अमाइन रहेगा, ऐसे कई सारे जब बल्क में हम लेंगे तो नाइट्रोजन एक कंपाउंड का और दूसरे कंपाउंड का हाइड्रोजन, वो आपस में आसानी से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार कर सकते हैं। आसानी के लिए मैं इसको ऐसे बताता हूं, चलेगा, या और आसानी के लिए इसको ऐसे बताते हैं, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर नाइट्रोजन के बाद में पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो ऐसे ये बनाते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंदिश। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो मौजूद होते हैं अमाइन में, उनमें बरकी मनफी खासियत का फर्क बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वो कसीर मिकदार में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार करने की खुसूसियत जाहिर करते हैं। ठीक है, सेम जैसे अल्कोहल में हमने बयान किया था। चलो, ये तो था तीसरा। चौथा पॉइंट हमारे को जो कहा गया है बॉइलिंग पॉइंट का। अब बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर अगर आपको पूछा जाए बेसिक कि भाई बॉइलिंग पॉइंट कौन से मुरक्कबात ज्यादा जाहिर करते हैं, तो आप कहेंगे अल्कोहल में फिर हमने पढ़ा है ये कि ऐसे मुरक्कबात जिनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार करने की खुसूसियत ज्यादा पाई जाती है,
वो आमतौर पे नुक्ते जोश भी ज्यादा जाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर लूं अमाइन दोबारा से सेम, ये दूसरा अमाइन, आसानी के लिए उसको मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूं, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव अभी हमने बताया। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार करेंगे। सेम ऐसे रहेगा तीसरा मॉलिक्यूल, उसको हम ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पर है पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर है पार्शियल निगेटिव, ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार कर सकते हैं। ऐसे कई सारे अमाइन जब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो फिर उनको अलग करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी ये है कि जो अमाइन है, अगर एक कंपैरिजन पूछा जाए आपको कि भाई मेरे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, उसके बाद में है अल्कोहल, उसके बाद में है अल्केन, और मेरे पास में है अमाइन, और आपको ये पूछा जाए कि बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, तो आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों? क्योंकि इसमें पोलैरिटी दो ऑक्सीजन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ऐसा, तो दो ऑक्सीजन होने की वजह से इसमें ज्यादा पोलैरिटी पाई जाती, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी पाई जाएंगी वो सालमात आपस में उतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार करेंगे, और जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार करेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा रहेगा। यानी अगर तरतीब लिखते हैं हम तो एसिड सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जाहिर करेगा, उससे कम देखो अल्कोहल है, अल्केन है और अमाइन है। तो आप जानते हैं कि अल्केन तो पोलैरिटी जाहिर नहीं करता, मतलब वो तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जाहिर करेगा, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो अल्कोहल में अभी बताया हमने ऑक्सीजन होता है जिसकी परमाणु घात 4.0 है, और हाइड्रोजन होता है जिसकी 2.1 है। अमाइन के अंदर नाइट्रोजन होता है जिसकी 3.0 है, और हाइड्रोजन है उसकी 2.1 है। तो इन दोनों में अगर आप बर्कमन खासियत का फर्क देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा फर्क है, इसलिए उसमें पोलैरिटी ज्यादा पाई जाएगी, पोलैरिटी ज्यादा पाई जाएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। यानी 2 नंबर पे आएगा अल्कोहल और 3 नंबर पे आएगा अल्केन, ठीक है, सॉरी अमाइन, और 4 नंबर पे आएगा अल्केन। तो ये तरतीब है तो एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक जनरल सा रूल जो है तो आप जहन में रखें कि इंटरमॉलिक्यूलर बंदिश जितनी ज्यादा पाई जाएगी या पोलैरिटी जितनी ज्यादा पाई जाएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर बंदिश उतनी ज्यादा तैयार होंगी, और जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार होगी वो मुरक्कब उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है तो जाहिर करेगा। ये आप जहन में रखें, ठीक है। फिर एक जनरल बात हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं चौथे पॉइंट में कि अगर बात की जाए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन की, बराबर है, तो हमने पढ़ा है बेसिक रूल कि सतह रकबा जितना ज्यादा रहता है उसका उतना ही जो है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सतह रकबा ज्यादा रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, बराबर है। तो प्राइमरी अमाइन जो है तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जाहिर करते हैं, सेकेंडरी अमाइन एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन कम जाहिर करते हैं। इसका लॉजिक है एक सिंपल सा कि प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन रहते और सेकेंडरी अमाइन में सिंपल 1 हाइड्रोजन रहता, टर्शियरी अमाइन में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता। अब हाइड्रोजन नहीं रहता तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंदिश उतनी कम तैयार होगी, और जितनी कम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार होगी वो मुरक्कब उतना कम बॉइलिंग पॉइंट जाहिर करेंगे। तो टर्शियरी अमाइन सबसे कम जाहिर करते, इससे ज्यादा सेकेंडरी अमाइन और सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन बॉइलिंग पॉइंट जाहिर करते हैं। फिर प्राइमरी अमाइन में अगर आप ऐड करते हैं एक पॉइंट और, तो हमने ये भी पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर मास में इजाफे के साथ सतह रकबा बढ़ता है, सतह रकबा बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। यानी अगर मैं कंपैरिजन करता हूं मिथिल का मिथिल अमाइन, इथिल अमाइन या एन प्रोपिल अमाइन, तो उसमें ज्यादा रहेगा एन प्रोपिल अमाइन का, ठीक है। तो कार्बन की क्वांटिटी के बिना पर भी आप बयान कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट आप ये और बयान ऐड कर सकते हैं कि भाई अगर ब्रांच है जैसे आइसो और एन प्रोपिल अमाइन और आइसोप्रोपिल अमाइन, अब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही है, लेकिन इनमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, तो हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट चेन में मॉलिक्यूलर मास में इजाफे के साथ सतह रकबे में इजाफा होता है, लेकिन अगर ब्रांच है, ये ब्रांच में आता है, सॉरी आइसो वाला ब्रांच में आता है और एन वाला जो है तो स्ट्रेट चेन में आता है। तो आइसो ब्रांच में आता है, ब्रांच में हमने रूल ये पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर मास में इजाफे के साथ बॉइलिंग पॉइंट में भी कमी वाकई होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी जो है तो ये कहेंगे, कंक्लूजन ये है कि एन प्रोपिल अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा रहेगा और आइसोप्रोपिल अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा क्योंकि वो ब्रांच्ड है, ठीक है। तो ये चौथे पॉइंट में आप 3-4 पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। चलो पांचवा और आखिरी पॉइंट जो दिया गया है हमारे को फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसको हम ये कहते हैं सॉल्युबिलिटी।
हल्पजीर। अब अगर बात की जाए हमारे जनरल जो हमारे को पता है उसकी बिना पर, तो हम ये कहते हैं कि अल्किल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक यानी पानी में गैर हल्पजीर होता है। ठीक है, तो कहा यह गया है कि जो लोअर अमाइन है वो पानी में हल्पजीरी जाहिर करते। वजह क्यों? क्योंकि अगर मैं अमाइन लेता हूं प्राइमरी अमाइन दोबारा से, और इसके साथ में पानी को अगर मैं ऐड करता हूं तो पानी रहेगा ऐसा। पानी में पता है आपको पोलैरिटी पाई जाती है, तो H पॉजिटिव के ऊपर H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव। नाइट्रोजन पे रहेगा पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार कर सकते हैं। तो वो अमाइन जो पानी में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंदिश तैयार कर सकते हैं वो हल्पजीरी भी जाहिर करेंगे। लेकिन आप इसमें अगर कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो फिर कार्बन जो होता है अल्किल ग्रुप को बढ़ाएगा, और अल्किल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। अगर हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो वो पानी से हिट करेगा, और हिट करेगा तो फिर वो पानी में सॉल्युबिलिटी जाहिर नहीं करेगा। यानी अगर आपके पास में मिथिल अमाइन है, इथिल अमाइन है, एंड प्रोपिल अमाइन है, तो आप ये देखेंगे कि मिथिल अमाइन ज्यादा मिकदार में हल होगा, इथिल अमाइन उससे कम मिकदार में हल होगा, और एन प्रोपिल अमाइन सबसे कम मिकदार में हल होगा। वजह क्योंकि एन प्रोपिल अमाइन में 3 कार्बन है, मतलब अल्किल ग्रुप की क्वांटिटी ज्यादा है। तो अल्किल ग्रुप हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। अगर आप कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इनडायरेक्टली अल्किल ग्रुप की क्वांटिटी बढ़ेगी, और अगर अल्किल ग्रुप की क्वांटिटी बढ़ती है तो फिर जो हमारे अमाइन है उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, एक आखिरी बात बस में, अगर आपको प्राइमरी टर्शरी और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन की सॉल्युबिलिटी पूछी जाए तो आप क्या जवाब देंगे? सीधा अभी तो बोला हमने, प्राइमरी अमाइन ज्यादा हल्पजीर होते हैं, उससे कम सेकेंडरी, और टर्शरी अमाइन सबसे कम हल्पजीर होते हैं। वजह क्योंकि इसमें एक अल्किल ग्रुप है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो हमने कहा है कि अल्किल ग्रुप जो है तो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ठीक है, तो आसान सा पॉइंट है, आपके समझ में आ जाएगा। चलो, ये है 5 पॉइंट हमारे काय के फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने बयान किए हैं। इसके बाद में हमारे को दिया गया है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, यानी अमाइन की असासी खुसूसियात। इसको भी हम 4 से 5 पॉइंट में जो है तो एक्सप्लेन करेंगे। जैसा अब बेसिक के मेन रूल तो आपको पता ही है, लेविस के मुताबिक क्या होता है, लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक क्या होता है, तो ये जनरल रूल है, वो हम जो है तो बयान करेंगे। जैसा पहला हमारे कहा गया है कि जो अमाइन है वो लेविस बेस होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लेविस बेस किसे कहते हैं। तो लेविस के मुताबिक वो मुरक्कबात जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो बेस कहलाते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो असास कहलाते हैं। तो फिर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें कि अगर आपने लिए टर्शरी अमाइन, प्राइमरी भी ले सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, टर्शरी अमाइन लिए और इसके साथ में मिलाए आपने BF3 जो एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड के साथ में अगर आप मिलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये मुरक्कब हो जाएगा ऐसा, इसके ऊपर नेगेटिव। क्या समझे आप? आप ये समझे कि इसने इस मुरक्कब में जो लोन पेयर थी नाइट्रोजन के ऊपर वो डोनेट की गई है बोरॉन को। तो अमाइन ने लोन पेयर को डोनेट किए, इसलिए अमाइन जो है तो लेविस के मुताबिक बेस होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहा गया है लोरी ब्रोंस्टेड बेस। अब लोरी ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था? लोरी ब्रोंस्टेड ने यह कहा था कि वो मुरक्कबात जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस कहलाते हैं। जैसे अगर आपके पास में हो दोबारा टर्शरी अमाइन और इसका अमल अगर आप कराते हैं HCl के साथ, इसके साथ HCl के साथ जो होता है तेजाब, तो आप ये देखते हैं कि ये मुरक्कब बनाएगा इस तरह से। ये भी हमने कई बार पढ़ा है। ठीक है, यानी इसमें जो टर्शरी अमाइन है उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो फिर वो क्या हुआ? लोरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक बेस होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे को ये कहा गया है। तीसरा पॉइंट हमारे को दिया गया है Kb और pKb वैल्यू की बिना पे। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वहां हमने पढ़ा था Ka वैल्यू और pKa वैल्यू, एसिड कांस्टेंट, यहां पर है बेस कांस्टेंट। ठीक है, Kb वैल्यू कैसे निकाली जाती है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एक अमल हम कंसीडर करते हैं कि अगर आपके पास में है प्राइमरी अमाइन, इसका अमल आपने कराए पानी के साथ में,
ठीक है, तो नतीजे में आपको हासिल होगा क्या, R बॉन्ड NH3 प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों का फर्क अगर आप लेंगे, तनासुब लेंगे, तो आपको Kb की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और Pkb वैल्यू जो होती है वो निकाला जाता है एक ज़ाब्ते से, जो है Pkb बराबर होता है माइनस log 10 Kb। तो Kb आप इस तरह से निकालते हैं मसवाक की मदद से, और फिर उसकी वैल्यू को इस ज़ाब्ते में रखकर Pkb वैल्यू जो है तो आप निकालते हैं। ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि Kb वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, ये जितनी ज्यादा रहेगी, मोर रहेगी, वो मुरक्कब उतना ज्यादा बेस रहेगा, और Pkb वैल्यू जितनी कम रहेगी, लेस रहेगी, वो उतना ज्यादा बेस रहेगा। ठीक है, तो इसकी बिना पे अगर आपको एक कंपैरिजन पूछा जाए, जैसे मैं कुछ मिसालें लिखता हूं कि अगर आपके पास में है मिथिलामाइन, मिथिलामाइन की Pkb वैल्यू होती है, ये Pkb वैल्यू है 3.38। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इथिलामाइन की, इसकी वैल्यू है 3.29। ओके, अगर मैं बात करता हूं डायमिथिलामाइन जो सेकेंडरी में आता है, डायमिथिलामाइन इसकी है 3.27। अगर मैं बात करता हूं डायइथिलामाइन, इसकी है डायइथिलामाइन। ठीक है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है। ओके, तो आप ये देखते हैं कि डाइथिलामाइन की जो वैल्यू है वो है 3.0। अगर मैं टर्शरी लेता हूं, यानी मैंने लिया ट्राइमिथिलामाइन, ट्राइमिथिलामाइन, तो अगर ट्राइमिथिलामाइन आप लेंगे तो इसकी वैल्यू है 4.22, ये 4.22। ठीक है, अगर आप ट्राइइथिल लेंगे, ट्राइइथिलामाइन, तो इसकी वैल्यू है 3.25, इसकी वैल्यू कितनी है 3.25। और अगर आप अमोनिया लेंगे यानी NH3, इसकी वैल्यू है 4.75। अगर आप एनिलीन लेंगे, इसकी वैल्यू है 9.38। समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि अगर आप Pkb वैल्यू जो है तो देखते हैं, तो इसमें सबसे कम जो Pkb वैल्यू है वो किसकी है, सेकेंडरी अमाइन की, उससे कम है प्राइमरी अमाइन की। ठीक है, उससे कम है टर्शरी अमाइन की, और सबसे कम है सेकेंडरी अमाइन, उससे कम है, उससे ज्यादा है प्राइमरी अमाइन, उससे ज्यादा है टर्शरी अमाइन, और सबसे ज्यादा है अमोनिया, और उससे भी ज्यादा है एथिल अमाइन की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे सेकेंडरी अमाइन है वो ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब यहां पर आपको याद क्या रखना है, अब आपको याद ये रखना है तीसरे ही पॉइंट में कि भाई ये जो Pkb वैल्यू है, एक अगर तरतीब की बात की जाए तो समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, कि भाई कौन ज्यादा एसिडिक होता है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसा एक सीक्वेंस हम तैयार करते हैं, लेकिन Pkb वैल्यू से आपके समझ में आया कि सेकेंडरी की वैल्यू कम होती है, तो फिर वो होता है आमतौर पे ज्यादा बेसिक। ठीक है, तो ये कहा गया है कि इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनका जो असर है, कि ये जो एक तरतीब हमारे को थोड़ी रैंडमली हासिल हो रही है, वो दो प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है तो मुश्तमिल होता है, और वो दो प्रॉपर्टीज क्या है वो बयान करते हैं। एक है, यानी तीसरे ही पॉइंट में हम दो पॉइंट बयान कर रहे हैं। पहला है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, इसको इंडक्टिव इफेक्ट भी कहा जाता है, इमाली असर। ठीक है, और ये जाहिर होता है अल्किल ग्रुप की मदद से। ठीक है, और ये कहा जाता है कि भाई जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप रहेंगे वो मुरक्कब उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जाहिर करेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीज जितने ज्यादा होंगे वो सेंटर वाले एलिमेंट्स का मुस्बत बार में उतना ज्यादा इजाफा करेगा, और जितना ज्यादा इजाफा करेगा वो स्टेबलाइजेशन उतना ज्यादा जाहिर करेंगे। स्टेबलाइजेशन मतलब कयाम पजीरी। तो समझना ये है आपको बस कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है ये अल्किल ग्रुप का असर होता है। अल्किल ग्रुप जितना ज्यादा रहेगा वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में मदद करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में जितनी ज्यादा मदद करेगा तो जो हमारा नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा आएगा वो स्टेबलाइजेशन उतना ज्यादा, यानी कायम पजीरी उतनी ज्यादा जाहिर करेगा, और जितनी ज्यादा कायम पजीरी जाहिर करेगा वो मुरक्कब उतना ज्यादा बेस रहेगा। जनरल रूल, जितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा वो मुरक्कब उतना ज्यादा बेस रहेगा, जितना ज्यादा कायम पजीर उतना ज्यादा बेस। ठीक है, तो अगर प्लस आई इफेक्ट को आपको बयान करना है तो आप उसको ऐसे बयान करते कि मेरे पास में है सिंपल अमोनिया। ठीक है, अमोनिया में
एक भी अल्किल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो इसकी किसी भी तरफ से स्टेबलाइजेशन को गेन करने में, हासिल करने में मदद नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे पास में है प्राइमरी अमाइन, मेरे पास में है सेकेंडरी अमाइन जो होते हैं इस तरह से, या मेरे पास में है टर्शरी अमाइन, ठीक है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। तो ये अल्किल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट जाहिर करेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट जाहिर करेगा तो जो नाइट्रोजन है उसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, लेकिन एक ही तरफ से स्टेबलाइजेशन जाहिर होगा। ये सेकेंडरी अमाइन है, इसमें इस तरफ से भी ये हेल्प करेगा नाइट्रोजन की रिलीज करने में, इस तरफ से भी हेल्प करेगा। टर्शरी अमाइन में तीन तरफ से कोशिश की जाती है कि स्टेबलाइजेशन ये मुरक्कब हासिल करे। समझ में क्या आया कि टर्शरी अमाइन में ज्यादा अल्किल ग्रुप होने की वजह से स्टेबलाइजेशन उतना ज्यादा जाहिर होता है, और जितना ज्यादा जाहिर होगा वो मुरक्कब उतना ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टीज जाहिर करेगा। ठीक है, एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है स्टेबलाइजेशन का। दूसरा फैक्टर क्या है? स्टेबलाइजेशन का, सॉरी सॉल्वेशन का। दूसरा फैक्टर है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब कि कोई भी मुरक्कब पानी के साथ में किस तरह का बिहेवियर जाहिर करता है, उसको सॉल्वेशन कहा जाता है। सॉल्वेशन असल में आया है सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन काय में तैयार होता है? आमतौर पे पानी में। ठीक है, तो अगर आप अमोनियम आयन ले, जैसे इस तरह से, इधर से बनाते हैं, ये है अमोनियम आयन, उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ये है प्राइमरी, लेकिन इसमें भी प्रोटॉन ज्यादा बता रहे हैं क्योंकि पानी के साथ में अमल बताना है। ठीक है, ये है सेकेंडरी। सॉल्वेशन का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाह रहे हैं। ये है टर्शरी। ठीक है, इस तरह से। तो जहां पर भी हाइड्रोजन है, अगर इसको पानी में चारों को आपने मिला दिया, ये अमोनियम आयन है जो अमोनिया से हासिल हुए, ये अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया उसने, ये सेकेंडरी अमाइन है प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये टर्शरी अमाइन है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया क्योंकि ये बेस है, सबके सब बेस होते हैं ना, तो प्रोटॉन को तो एक्सेप्ट करेंगी लोरी ब्रोस्टेट के मुताबिक। तो उसके बिना पर हम सॉल्वेशन को बयान कर दें। तो अगर आप इसके साथ में पानी मिलाएंगे तो ये क्या करेगा? ये इस तरह से रहेगा, देखो ये पानी। ठीक है, यहां पर भी इस तरह से पानी। तो आप ये देखेंगे कि अमोनिया में चार तरफ से पानी ज्वाइन हो सकता है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन। अभी हमने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंदिश का जिक्र किया। ओके, फिर अगर सेकेंडरी की बात, सॉरी प्राइमरी अमाइन की बात की जाए तो इसमें तीन तरफ से पानी प्राइमरी अमाइन के अतराफ में जुड़ा हो सकता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा? सिर्फ दो तरफ से पानी कॉन्जुगेट शक्ल में जो है तो जुड़ा रह सकता है, ऐसे। ठीक है, प्राइमरी अमाइन में सिर्फ एक सिम्त से पानी उसके अतराफ में जुड़ा रहेगा। और कहा ये जाता है? सॉल्वेशन का। सॉल्वेशन दोबारा बोल रहा हूं मैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई मुरक्कब पानी के साथ में किस तरह का बिहेवियर जाहिर करता है। ठीक है, और पानी के साथ में जो बिहेवियर जाहिर करता है, अगर वो उसके साथ में एक तरह का बंदिश बनाता है तो उसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। तो हमने क्या किया? कंसिडर किया कि हमारे पास में अमोनिया है, अमोनिया बेसिक है इसलिए उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए एक हाइड्रोजन हमने ज्यादा बताया। प्राइमरी अमाइन है, उसने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, मतलब बेस है। सेकेंडरी अमाइन है, उसने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया। टर्शरी अमाइन, उसने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया। तो सॉल्वेशन का मतलब क्या होता कि जो बेस है वो कितने पानी के साथ में एक तरह का एसोसिएशन तैयार कर सकता है। और अब मेन पॉइंट, जितना ज्यादा एसोसिएशन होगा, यानी आसान अल्फाजों में जितने ज्यादा पानी के साथ में उससे जुड़े रहेंगे, वो मुरक्कब उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन जाहिर करेगा, और जितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन जाहिर करेगा वो मुरक्कब उतना ज्यादा बेस रहेगा, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में, इसके पहले पॉइंट में बयान की है प्लस आई इफेक्ट में। तो समझ में क्या है आपके कि भाई इसके मुताबिक तो जो हमने बोर्ड पे बनाए हैं कि अमोनिया में 4 मॉलिक्यूल सॉल्वेशन जाहिर करते, प्राइमरी अमाइन में 1 2 3 जाहिर करते, सेकेंडरी अमाइन में 1 और 1 ये 2 ये जाहिर करते। ठीक है, और टर्शरी अमाइन में सिर्फ एक ही सालमा सॉल्वेशन जाहिर करता है। मतलब इसके मुताबिक, सॉल्वेशन थ्योरी के मुताबिक जो हमारा अमोनिया है वो ज्यादा बेस होना चाहिए। समझ में आया? अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारे पास में कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। पीकेबी वैल्यू तो हमने एकदम साइड में रख दिया, लेकिन जो प्लस आई इफेक्ट है वो कहता है कि टर्शरी अमाइन ज्यादा बेसिक है, जो सॉल्वेशन है वो कहता है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि भाई इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करते, दोनों को मिक्स करके हमारे को बात करनी पड़ेगी।
बराबर है। तो ये है कि अगर मैं यहाँ पर कंबाइंड शक्ल में इन दोनों को बयान करूं, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टेबलाइजेशन, उस पे से हम बेस निकालेंगे। तो अगर मैं प्लस आई इफेक्ट की बिना पे बयान करता हूं तो सबसे ज्यादा है टर्शरी अमाइन, उससे कम है सेकेंडरी अमाइन, उससे कम है प्राइमरी अमाइन और सबसे कम है NH3, बराबर है। यानी प्लस आई की बिना पर स्टेबलाइजेशन इस तरफ बढ़ता है, इंक्रीज होता है, बराबर। लेकिन अगर हम सॉल्वेशन की बिना पे बात करते तो अमोनिया के अतराफ में हमने क्या कहा, 4 पानी के साल में रहते, प्राइमरी अमाइन के अतराफ में 3 रहते, सेकेंडरी अमाइन के अतराफ में 2 रहते, ठीक है, यहाँ NH आएगा, और टर्शरी अमाइन के अतराफ में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल सॉल्वेशन जाहिर करता है। तो इसकी जो स्टेबलाइजेशन है वो इस तरफ इंक्रीज होगा, यानी सबसे ज्यादा रहेगा प्राइमरी अमाइन, आया समझ में। तो फिर इससे हमारे को कंक्लूजन निकालना है, ये प्लस आई की बिना पे स्टेबलाइजेशन, यहाँ लिख पे देता हूँ तो मैं, स्टेबलाइजेशन यानी कयाम पजीरी इस तरफ इंक्रीज होंगी प्लस आई की वजह से, और सॉल्वेशन की वजह से इस तरफ इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमारा कंक्लूजन बोलना है। अगर कंक्लूजन बोलना है तो हम 2 वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर, एक लिखेंगे pKb वैल्यू का ऑर्डर, वैल्यूज ऑर्डर, ठीक है, वो कैसे होता है तो हमने बोला है अभी, ठीक है, NH3 की सबसे ज्यादा होती, ओके, उससे कम होती है प्राइमरी अमाइन की, उससे कम होती है प्राइमरी अमाइन, ठीक है, उससे कम होता है R2NH यानी सेकेंडरी अमाइन, लेकिन सेकेंडरी अमाइन से कम होता है क्या, तो आपने कहा R3N यानी टर्शरी अमाइन। यानी ये हुआ कि pKb वैल्यू जो है तो सबसे ज्यादा NH3 की होती, उससे कम प्राइमरी अमाइन की होती, उससे कम सेकेंडरी अमाइन की होती, लेकिन सेकेंडरी अमाइन से ज्यादा टर्शरी अमाइन की होती, ठीक है। अब इसी पे से अगर आप जो है तो निकालते हैं क्या, pKb बेसिक स्ट्रेंथ, अब क्या निकाल रहे हैं हम, बेसिक स्ट्रेंथ, यानी सबसे ज्यादा असास कौन है, बराबर है। तो असास की बिना पे ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा है सेकेंडरी अमाइन, सबसे ज्यादा है सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, सेकेंडरी अमाइन है R2NH, उससे कम कौन है प्राइमरी अमाइन R बॉन्ड NH2, उससे कम है टर्शरी अमाइन यानी R3N, और सबसे कम है बेसिक NH3, बराबर है। तो ये एक स्ट्रेंथ है, इसको आपको जहन में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर लास्ट पॉइंट की बात की जाए तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे एरिल अमाइन है, एरिल अमाइन की 5वां पॉइंट, एरिल अमाइन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो सिंपल है कि भी एरिल अमाइन में हम मिसाल लेते हैं एनिलीन की, एनिलीन होता है ऐसा, अब एनिलीन है तो ये क्या करेगा, इसके बाद में लोन पेयर है, ये बंदिश को तोड़ेगा, यहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर बनाता है तो सिंपल ये बनाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा NH2, यहाँ आ जाएंगे डबल बॉन्ड इस तरह से, फिर डीलोकलाइजेशन के नतीजे में ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसलेट डीलोकलाइज होंगी तो नतीजे में ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है, और फिर ये होगी डीलोकलाइज तो फिर ये हो जाएगा इस तरह से। आसान अल्फाजों में ये है कि एनिलीन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो है तो 5 रेजोनेंस जाहिर करती है जो हमने बनाए हैं बोर्ड पर, ठीक है, ये हो जाएगा आखिरी वाला ऐसा NH2, बराबर है। लेकिन अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और नतीजे में ये तैयार करता है NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेजोनेंस तैयार करता है, 2 ही रेजोनेंस तैयार करता है, ऐसे यहां पर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर वो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो 5 रेजोनेंस तैयार नहीं होंगे। यानी अगर आपको सवाल ये पूछा जाए कि भाई एनिलीन ज्यादा स्टेबल है या एनिलीनियम आयन, यहाँ लिखा हुआ है एनिलीनियम आयन, तो आप कहेंगे कि सर एनिलीन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो फिर अगर इन दोनों के कंपैरिजन से मैं एक मिसाल यहाँ देता हूँ, आपको आसानी समझ में आ जाएगी कि मेरे पास में है एनिलीन,
ठीक है, और एनिलीन का अमल हमने किए पानी के साथ, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और नतीजे में इस तरह से एनिलीनियम आयन तैयार करेगा, ठीक है, प्लस OH निगेटिव। लेकिन इसका जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी क्यों लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो एनिलीन है अभी हमने बताया कि ये 5 रेजोनेंस तैयार करता, 5 रेजोनेंस तैयार करता। जब 5 रेजोनेंस तैयार करता तो फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में वो बेसिक प्रॉपर्टीज जाहिर करेगा। तो बेसिक प्रॉपर्टीज जाहिर करने की वजह से जो एनिलीनियम आयन तैयार किया वो सिर्फ 2 रेजोनेंस जाहिर करता, यानी इस अमल का जो तवाजन है वो लेफ्ट साइड में यानी एनिलीन की तरफ शिफ्ट होगा। एनिलीन की तरफ शिफ्ट हुआ तो समझ में क्या आया आपके कि भाई प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट नहीं किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर लोरी बोनस्टेड ने क्या कहा कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस होता है, मतलब एनिलीन उतना अच्छा बेस नहीं है, ठीक है, समझ में आया। इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता। अब अगर मैं प्राइमरी अमाइन की बिना पे बात करूं कि पहले पॉइंट दूसरे पॉइंट में जो है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर मेरे पास में है R बॉन्ड NH2, इसका अमल हमने किए पानी के साथ, तो नतीजे में ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और तैयार करेगा RNH3 प्लस OH निगेटिव। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो तवाजन है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, यानी ज्यादा मिकदार में आपको R बॉन्ड NH3 यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले मुरक्कबात हासिल होंगे, और प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करता है तो फिर लोरी ब्रोस्टेड के मुताबिक वो बेस होता है। इसका इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हो रहा, मतलब जो अमल है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा, लेकिन इसका इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में ये अमल हो रहा है। तो इससे समझ में क्या आया आपके कि भाई प्रोटॉन को, अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि ये है एरिल अमाइन, ये है एलिफेटिक अमाइन, प्रोटॉन को अच्छे से एक्सेप्ट कौन कर पाएगा, तो आप कहेंगे सर एलिफेटिक अमाइन। तो फिर बताओ एलिफेटिक अमाइन ज्यादा बेस है या एरिल अमाइन, तो आप कहेंगे एलिफेटिक अमाइन अच्छे बेसिक होते हैं। आखिरी पॉइंट बस इसी में कि हमने पढ़ा है कि 3.28 या 3.38 या 4.22 ये हमने एलिफेटिक की पीकेबी वैल्यू पढ़ा, और एरिल अमाइन की हमने पढ़ा है 9.38 एनिलीन की, यानी पीकेबी वैल्यू से भी आप जो है तो उसको जहन में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग पॉइंट थे जो अमोनिया की बेसिक प्रॉपर्टीज को जाहिर करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह केमिकल प्रॉपर्टीज जो है तो अमाइन की हम शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।